बेटा आपका इंट्रोडक्शन जो वीडियो थी वो हो चुकी है। इंट्रोडक्शन होने के बाद हमारा जो अब स्टार्ट होने वाली है वो एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट होने वाली है। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखी तो बेटा पहले इंट्रोडक्शन देख लेना। इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद ही आप इस वीडियो पर प्रोसीड करना। पहला क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है बेटा आपको। मैट्रिक्स देने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए उसमें। पहले पार्ट में क्या बोला है, आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर देखो कितना आसान है। करना क्या है, आपको पहले m यानी कि नंबर ऑफ रो कितनी है वो पता करनी है, फिर मल्टीप्लाई में आप लिख दोगे नंबर ऑफ कॉलम। तो रो देखो कितनी हो गई, R1 मान लो इसको, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, यानी कि कितनी रो हो गई इसके अंदर, 3 रो। तो 3 इंटू कॉलम, ये C1 हो गया, ये C2, C3, C4, यानी कि 4 कॉलम हो गए। तो 3 इंटू 4 इस मैट्रिक्स का क्या हो गया बेटा, ये ऑर्डर हो चुका है। अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। जब आप बेटा ऑर्डर लिख लो ना, तो ऑर्डर आपके पास 3 इंटू 4 आए, तो बस इनकी मल्टीप्लाई और कर दो। मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएंगे, 12। तो 12 जो आपके पास आया, ये टोटल एलिमेंट्स आपके पास आ चुके हैं। इतना समझ में आया बच्चों। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, A13, यानी कि आपको वो एलिमेंट बताना है। आप ये ध्यान रखना बेटा, कभी भी अगर कैपिटल लेटर लिखा है तो कैपिटल लेटर अगर लिखा हुआ है तो हम मैट्रिक्स के लिए यूज़ करते हैं। यानी मैट्रिक्स को अगर कभी डिनोट करोगे तो वो कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे। अगर कभी एलिमेंट को डिनोट करोगे तो एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। इतना याद रहेगा। स्मॉल लेटर से डिनोट कर रखा है तो यानी ये एलिमेंट है, कैपिटल लेटर से डिनोट कर रखा है तो यानी कि ये वो मैट्रिक्स है। A13 यानी कि आपको वो एलिमेंट बताना है जो पहली रो में हो, तीसरा कॉलम हो। पहली रो तीसरा कॉलम, यानी कि एलिमेंट क्या हो गया बेटा, 19। ऐसा एलिमेंट जो दूसरी रो में हो, पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, एलिमेंट है 35। ऐसा एलिमेंट जो तीसरी रो में हो, तीसरा ही कॉलम हो, तीसरी रो हो तीसरा ही कॉलम हो, एलिमेंट -5। ऐसा एलिमेंट जो दूसरी रो में हो, चौथा उसका कॉलम हो, यानी सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, एलिमेंट 12। यहाँ पर 12 एलिमेंट आ गया। अब वो एलिमेंट आपको बताना है जो सेकंड रो में हो, थर्ड कॉलम में हो, सेकंड रो में हो, थर्ड कॉलम में हो, डेट इज 5/2। यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, 5/2। यानी कि आपका जो पहला क्वेश्चन था बेटा वो कंप्लीट हुआ। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे बोला क्या गया है, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट हैं तो आपको बताना है कि उसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, मैंने आपको बोला कि आपको मैं 24 एलिमेंट्स दे रहा हूँ। 24 एलिमेंट्स को आप अरेंज करो मैट्रिक्स के अंदर, और आपको ऊपर है आप कितने भी तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो और बताओ टोटल कितने तरीके से आप उन्हें अरेंज कर पा रहे हो। तो देखो 24 अगर है तो आप ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता आपने सारे के सारे एलिमेंट जो थे वो एक ही रो में रख दिए। अगर एक ही रो में रख दोगे तो बेटा नंबर ऑफ रो तो उसके अंदर 1 होंगी, और नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम 24 होंगे। यानी कि एक ही रो में आपने 24 एलिमेंट को रख दिया तो उसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 इंटू 4, यानी कि एक ऑर्डर तो आपको मिल चुका है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने सारे के सारे 24 जो एलिमेंट्स हैं वो सारे कॉलम में रख दिए। अगर सारे कॉलम में रख दोगे तो ऑर्डर क्या होगा, 24 इंटू 1। आपको 24 एलिमेंट को रखना है। किस तरीके से रख सकते हो, क्या पता आपने सारे एक ही रो में रख दिए, क्या पता आपने सारे एक ही कॉलम में रख दिया। तो आपके पास 2 ऑर्डर तो आ चुके हैं। अब 2 ऑर्डर आ चुके हैं, अब आपको और ऑर्डर देखने हैं जिसमें हम 24 एलिमेंट्स को रख सकते हैं। तो आप सिर्फ इतना देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको दे रखा है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी आपको मैंने बताया बेटा क्या होता है, वो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके जो मिलता है नंबर ऑफ एलिमेंट हमें मिलते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट आपको 24 दे रखे हैं। तो बस आप ये देख लो कि 24 अगर एलिमेंट है तो कितनी रो ले हम, कितने कॉलम लें, जिससे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए। तो आपने देखा 1 इंटू 24 करो 24 आएगा, 24 इंटू 1 कर लो तब भी 24 आ रहा है। अब क्या कर सकते हो आप ऐसा कर सकते हो कि आप 2 रो लो और 12 कॉलम ले ली हमने, और 12 की मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 24, यानी कि अब 2 रो हो चुके हैं, दोनों रो में 12-12 एलिमेंट आपने रख दिए। तो एक तो ये हो गया। अगर ये है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने 12 कॉलम बनाए और 2 रो बना दी, ऐसा भी हो सकता है। आपके पास 4 ऑर्डर हो चुके हैं। इसके बाद और देखते हैं बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 3 रो हैं और 3 रो है तो 8 कॉलम बनेंगे। अब 8 3 = 24। अगर ऐसा है तो बेटा आपके पास फिर 3 इंटू 8 आ चुका, तो 8 इंटू 3 भी हो सकता है, एक केस ये हो जाएगा, यानी एक ऑर्डर ये भी हो सकता है।
अब 3 के साथ हो गया। अब उसके बाद आगे देखो, अगर हमने 4 रखा, अगर 4 रखा तो बेटा आपको 6 लेना होगा, 4 6 24। अगर ये आपके पास है तो बेटा एक ऑर्डर और कौन सा हमें मिल जाएगा, 6 × 4, एक ये हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे 5 6 आपके पास आ ही चुका है, तो यानी कि हमारे पास जो टोटल आ चुके हैं टोटल यही है। कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हम 8 तरीके से 24 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। इतना हो गया। तो उसमें एक पार्ट और दे रखा है कि आपने 24 के तो बता दिए कितने ऑर्डर हो सकते हैं। अब बताओ अगर आपके पास 13 एलिमेंट है तो ऑर्डर कितने होंगे। तो बेटा आप ये देख लो, अगर आपको एलिमेंट जो दे रखे हैं अगर वो प्राइम दे रखे हैं, तो आपको पता है अगर कोई प्राइम नंबर हमारे को दे रखा है तो प्राइम नंबर में हम सिर्फ 2 ही अरेंजमेंट कर सकते हैं। कौन कौन सी, एक या तो 1 × 13 या फिर 13 × 1, यानी कि फर्स्ट केस का आंसर ये हो गया और सेकंड केस का ये हो गया। क्योंकि आप अगर इसके बाद कोई भी नंबर लेते हो तो दूसरा नंबर हम 13 ला ही नहीं सकते कभी भी, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर में क्या है, यानी कि उसमें से हम 1 ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कुछ मल्टीप्लाई करके हम नंबर को नहीं लेके आ सकते। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए इसके अंदर, 2 ऑर्डर हो गए। सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास है, बस इसमें एलिमेंट अलग कर दिए। फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला है कि बताओ अगर 18 एलिमेंट है तो टोटल ऑर्डर कितने होंगे। तो 18 एलिमेंट के देखते हैं। सबसे पहले 1 × 18, सबसे पहला यही होगा। उसके बाद 18 × 1, इतना होने के बाद अब 1 के बाद अगर हम 2 लेंगे तो 2 के साथ 9, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 मिलेगा। अगर इतना हमने ले लिया तो उसके बाद बेटा 9 × 2 भी हो सकता है, हम 3 भी ले सकते हैं। अगर 3 लोगे तो 6 साथ में लेना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो 18 ही तो आएगा। उसके बाद हम 6 × 3 भी ले सकते हैं। क्या और केस बच रहे हैं हमारे पास, और तो कोई बचा नहीं। तो यानी कि बेटा कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ही ऑर्डर हमारे पास है जिसके अंदर हम 18 एलिमेंट्स को रख सकते हैं। ये ऑर्डर हो गया हमारे पास पहले पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोला है, अगर एलिमेंट आपके पास 5 एलिमेंट है तो बताओ ऑर्डर कितने होंगे। 5, वही केस 5 के हमारे पास एक प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर है तो सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से केस होंगे, 1 × 5 एंड सेकंड वन इज 1 × 1, 5 × 1। तो यानी कि हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो यहाँ बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों के दोनों कंप्लीट होते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स को जो 2 × 2 ऑर्डर की है, यानी इसमें 2 ही रो हैं 2 ही कॉलम हैं और ए मैट्रिक्स आपको बनानी होगी। और आई जे, तो आई जे बेटा जो दे रखा है, कंफ्यूज मत होना, आई जो दे रखा है हमारे को, अगर मैट्रिक्स आपकी 2 × 2 की है तो आपको पता है पहले वाला जो यूज़ होता है वो रो के लिए यूज़ होता है, सेकंड जो लिखा होता है वो कॉलम के लिए यूज़ होता है। रो कितनी है आपके पास, 2, यानी कि आई की जो वैल्यू होगी बेटा वो 1 से लेकर 2 तक जाएगी, ठीक है इतना। वही बात अगर हम जे की करें तो जे कॉलम है तो जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, वो भी 2 ही है हमारे पास, तो 1 से लेकर 2 तक। और आपको पता है आई और जे की वैल्यू सिर्फ नेचुरल हो सकती है, ये भी ध्यान रखना कि आई और जे होगा जो बिलोंग करेगा बेटा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ऐसी अगर हम बेटा ए मैट्रिक्स बनाते हैं तो ए मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट होंगे। तो पहले एलिमेंट को आप बोलोगे A1 1, पहली रो पहला कॉलम। अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो पहली रो दूसरा कॉलम, 2 × 2 की बनानी, तो 2 ही एलिमेंट, 2 ही रो होंगी 2 ही कॉलम, तो 2 कॉलम हो चुके हैं। अब सेकंड हम उस पर रो पर आते हैं, 2 1 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये वाला एलिमेंट होगा 2 2 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब आपको बच्चों इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होंगी, किससे, इससे, ये हमारे को दे रखा है। तो अगर हम A1 1 फाइंड करते हैं इसके थ्रू, तो AIJ हमारे को दे रखा है I + j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो अगर 1 1 है तो यानी कि ये जो 1 है ये I के लिए हो गया, ये जो 1 है बेटा ये j के लिए हो गया। तो I पुट कर दो, I हमारे पास 1 हो गया, प्लस j की जगह भी हम 1 पुट कर देंगे, इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इतना होने के बाद 1 + 1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो 2 आ गया। इसके बाद अगर हम A1 2 निकालेंगे तो यहाँ पर 1 + 2 इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो 2 + 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2, तो 9/2 ही रहेगा। A2 1 यानी कि वो एलिमेंट जो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, यानी I की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, J की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो इसमें पुट कर दो I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1, इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 + 1 3 का स्क्वायर दैट इज 9 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको क्या करना है, A2 2 फाइंड करना है, यानी कि दूसरी रो दूसरा कॉलम,
डिवाइड बाई 2 इस ऊपर वाले का न्यूमरेटर का होल स्क्वायर, 2 + 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और डिवाइड कर रहे हो 2 से तो क्या आ गया 8। अब आपको अगर मैट्रिक्स बनानी है यानी कि हमारे को ए मैट्रिक्स बनानी है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए अगर मैट्रिक्स आपको बनानी है तो क्या होगा, पहले आपको लिखना है A11, तो A11 की वैल्यू कितनी आई है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दो। A12 की वैल्यू कितनी आई है 9/2, तो यहाँ पर 9/2 लिख दो। A21 की वैल्यू कितनी आई है 9/2, तो यहाँ पर 9/2 लिख दो। A22 की वैल्यू कितनी आई है 8, तो यहाँ पर हो गया 8। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया बच्चों। सेकेंड पार्ट में निकालना है हमारे को AIJ, तो सबसे पहले आप निकालो A11। इसमें भी 4 एलिमेंट हमारे को निकालने इसी तरीके से, तो A11 जब निकालोगे तो यानी I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो आंसर 1 हो गया। 1 2 यानी I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो 1/2 ही रहेगा बच्चों। A21 यानी कि I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो ये तो 2 हो गया। बचा क्या A22 यानी कि I की वैल्यू भी 2, J की वैल्यू भी 2, तो यहाँ से कितना मिलेगा हमारे को, यहाँ 1 मिल गया। तो मैट्रिक्स में रखते हैं इसको। तो ए मैट्रिक्स जो बनेगी A11 1 आया तो यहाँ 1 लिख दो, A12 1/2 तो यहाँ 1/2 लिख दो, A21 तो हमारे पास 2 था ये, A22 ये हमारे पास 1 आया, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, I + 2J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप निकालोगे A11, तो A11 यानी कि बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू भी 1, इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 1 + 2 × 1 2 ही होगा, तो इस पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 2, पहली वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद देखोगे A12 यानी I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 डिवाइड बाय 2, 2 2 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको निकालना है 21 यानी कि अब आपके पास I की जो वैल्यू हो चुकी है वो 2 हो चुकी है, और J की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है, तो 2 × 1 इस पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 × 1 2 ही रहेगा, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2, बेटा 8 आ गया। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यानी I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 है, इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 2 4 + 2 यानी कितना हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाय 2, यहाँ से आ गया 18। एलिमेंट आ चुके हैं सारे, इसको मैट्रिक्स में रखो। तो ए मैट्रिक्स यहाँ से जो हमें मिलेगी, A11 की वैल्यू आई है 9/2, A12 की वैल्यू हमारे पास आई है 25/2, A21 की वैल्यू 8 आई है, और A22 की वैल्यू 18 आई है। तो यहाँ से सेकंड पार्ट जो था वो भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट है बेटा, एक बार इसे देख लो ढंग से। कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे बोला गया कंस्ट्रक्ट करना है आपको मैट्रिक्स 3 × 4 की मैट्रिक्स के अंदर। सेम क्वेश्चन जो हमने 4 करा था बिल्कुल वही है, बस मैट्रिक्स बढ़ गई है यहाँ पर। इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम आपके पास हैं। अगर बेटा इस तरीके से हम मैट्रिक्स अगर बनाना चाहें तो मैं मैट्रिक्स को A से डिनोट कर रहा हूँ। अगर 3 रो हैं A, तो इसको मान लो R1, R2, R3, और कॉलम हमारे पास 4 होंगे, तो यानी कि तो A11 होगा, ये A12 हो गया, A13, A14। अगर इसकी बात करें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। अगर इसकी बात करें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और बेटा ये थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। यानी कि हमारे को अब इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं A11 को। तो A11 अगर आप फाइंड करोगे तो पुट किस में करोगे, तो आपको AIJ दे रखा है, तो 1/2 - 3I। तो आपको मैंने बताया फर्स्ट जो होता है हमारे पास ये I होगा और ये J होगा। तो I हमारे पास कितना होगा 1, तो 1 पुट करो I की जगह पर, प्लस J, तो J कितना हमारे पास 1, तो J की जगह भी 1 पुट कर दो। और ये हमारे को मोड दे रखा है, और मोड का काम क्या होता है, अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/2 - 3 + 1, तो -3 + 1 क्या होगा
-2 और वो भी मोड के अंदर। तो -2 अगर मोड के अंदर है तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ से वैल्यू हमारे को जो मिलेगी कितनी मिलेगी 1। इसके बाद हमारे को फाइंड करना है A12 को। A12 फाइंड करोगे तो 1/2। अब मोड के अंदर क्या है -3 मल्टीप्लाई करनी है i से। i हमारे पास है 1 प्लस j हमारे पास है 2, यानी कि -3 + 2 आएगा क्या -1, वो भी मोड के अंदर। तो क्या बेटा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 × 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 1/2 आ गया। अब 13 निकालोगे तो 1/2, तो -3 की मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, प्लस j की वैल्यू हमारे पास अब 3 हो चुकी है। तो आप देखोगे -3 + 3, तो -3 से +3 कैंसिल होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू 0 आ गई। अब आता A14 निकालोगे तो i की वैल्यू तो 1 है और j की वैल्यू 4 हो चुकी है, यानी कि -3 + 4 वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू 1 आएगी। पॉजिटिव है तो मोड पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है ना, तो पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो 1/2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, तो होगी तो क्या आ जाएगा 1/2 ही आएगा। अब हमारे को फाइंड करना A21 को। A21 निकालोगे, अब i की वैल्यू हमारे पास बेटा 2 हो चुकी है, j 1 है। तो इतना होने के बाद 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो -6 और प्लस का 1, तो -6 + 1 -5, और -5 मोड के अंदर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 और बाहर हमारे पास 2 दे रखा है। A22 यानी कि -3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी और प्लस कर दोगे 2, 3 2 6, यानी कि -6 प्लस का 2 क्या आएगा -4 मोड के अंदर, तो 4 हो जाएगा। 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो यहाँ पर 2 आएगा। A23 यानी कि -3 की मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ प्लस 3, यानी j की वैल्यू 3 है हमारे पास। अब 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो -6 और प्लस कर दिया हमने कितना 3, यहाँ से कितना आएगा -3, और -3 मोड के अंदर होगा। अगर -3 मोड के अंदर है तो पॉजिटिव हो जाएगा वो, और डिवाइड बाय 2, 2 3 आ चुका है। अब उसके बाद देखेंगे A24 इसमें पुट करना है हमारे को, यानी अब i की वैल्यू हमारे पास बेटा 2 हो चुकी है, j की वैल्यू 4 हो चुकी है, तो i की जगह पर 2 पुट करो और j की जगह पर 4 पुट कर दो। -3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो -6 और प्लस का 4, -6 + 4 -2 आएगा, वो भी मोड के अंदर, तो मोड के अंदर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव है यानी 2 को डिवाइड करोगे 2 से, तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख दूँ फिर। अब हमें फाइंड करना है A31 को, यानी कि i की वैल्यू 3 हो चुकी है और j की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो -3 की जो मल्टीप्लाई होगी वो 3 से होगी और प्लस करना है हमारे को 1, यानी कि -9 + 1 कितना आएगा -8, और -8 मोड के अंदर तो वो 8 हो जाएगा, 8 को डिवाइड कर दोगे 2 से तो बच्चों 4। A32 i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 2, 3 3 = 9, तो -9 और -9 + 2 तो कितना आएगा, यानी -9 + 2 तो कितना मिलेगा -7, और -7 मोड के अंदर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 7 और बाहर 2 है डिवाइड में। A33 i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू भी 3, 3 3 = 9, -9 + 3 तो कितना आएगा -6 मोड के अंदर, तो 6/2 3। A34 i की वैल्यू तो हमारे पास है 3 और j है 4। अब 3 के 3 से करोगे तो -9 और -9 + 4 कितना आएगा -5 मोड के अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 5/2। हमारे पास सारे एलिमेंट्स निकल चुके हैं, अगर सारे एलिमेंट आ चुके हैं तो बस यहाँ पुट करना है हमारे को, तो यानी कि A मैट्रिक्स जो होगी वो क्या आएगी स्टूडेंट्स A11 की वैल्यू कितनी है 1, फिर 1/2 0 1/2 0 1/2, उसके बाद 5/2 2 3/2, उसके बाद 1 3 1 की वैल्यू 4 है,
3 2 की वैल्यू 7/2, 3 3 की वैल्यू 3 हो गई, और 3 4 की वैल्यू है 5/2, यानी कि इस पार्ट का आंसर हमारे क्या आ गया, ये वाला आ गया। अभी इसका ए पार्ट, इसमें बेटा एक पार्ट और है, अभी जो हमने सोल्व करा है सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन फिफ्थ का भी हमने जो करा था फर्स्ट पार्ट करा था, सेकंड पार्ट अब करते हैं। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम तरीके से ही करना है, लेकिन कर लेते हैं हम। इसके बाद हमारे को ए आई जे यहाँ पर अब ये दे दिया, लेकिन बनानी तो हमें मैट्रिक्स 3 into 4 की ही है, यानी सारे एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करने होंगे। सबसे पहले हम करते हैं A11 को फाइंड। A11 को करोगे तो यानी कि I की वैल्यू 1 हो चुकी है और J की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो उसमें पुट आपको करना होगा। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -1, तो 2 into 1 2, -1 करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर आपको फाइंड करना A12, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, -2 कर दोगे तो 2 1 into 1 2, -2 0। A13, यानी 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और माइनस कर दोगे 3, तो 2 - 3 -1। A14, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, माइनस करोगे यहाँ 4 को, तो 2 into 1 2, 2 में से माइनस करोगे 4, तो बेटा -2। A21, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, क्योंकि I अब 2 हो चुका है, और माइनस करना है J, तो J की वैल्यू 1 हमारे पास है, तो 4 में से माइनस करोगे 1, तो 3 हो जाएगा। A22, यानी I की वैल्यू भी 2, J की वैल्यू भी 2, 2 2 4, माइनस करोगे 2, वी विल गेट 2। तो 2 into 3, यहाँ पे 2 3 है, यानी 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, माइनस करोगे 3, क्योंकि J हमारे पास 3 है। 2 2 4, माइनस करोगे 3, 1 मिलेगा। उसके बाद A24, यानी 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, माइनस कर दोगे 4, तो 4 - 4 ये 0 हमें मिला। इसके बाद आपको देखना है अब A31। अब A31 निकालोगे तो यानी कि हमारे पास I की वैल्यू 3 हो चुकी है और J हमारे पास 1 है, तो 3 2 6, और 6 में से 1 गया तो 5 हो गया। A32, 2 की मल्टीप्लाई करोगे, I हमारे पास कितना है 3 - 2, 6 में से माइनस करोगे 2, तो यहाँ 4 आएगा। A33, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ और माइनस करोगे 3, तो 6 में से माइनस करोगे 3, तो 3 आएगा। A34, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 3 माइनस करोगे 4, तो 6 में से 4 गया तो 2। सारे एलिमेंट आ चुके हैं, सारे एलिमेंट आ गए हैं, तो इन्हें मैट्रिक्स में पुट कर दो बस। 1 0 - 1 1 0 -1 -2, 3 2 1 0 3 2 1 0, और यहाँ पर है 5 4 3 2। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी कंप्लीट होता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे को करना है कि एक्स वाई जेड की ना वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और आपको दे क्या रखा है, 2 मैट्रिक्स हैं और दोनों आपस में इक्वल हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था अगर 2 मैट्रिक्स हैं वो आपस में इक्वल हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है, और इनसे इक्वल बोल रखा है। अगर इक्वल बोल रखा है तो ऑर्डर भी सेम है, और इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जो होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, क्योंकि इसने इक्वल बोल रखा है। तो यानी कि 4 आपका इक्वल हो जाएगा किसके, y के, तो यहाँ से y की जो वैल्यू होगी वो 4 के इक्वल होगी। ऐसे हम 3 को देखें तो 3 आपका इक्वल होना चाहिए किसके, z के, तो यानी कि z की वैल्यू आ गई यहाँ से 3, रह क्या गया x, और x की जो कोरस्पोंडिंग वैल्यू क्या है 1, यानी कि x किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, x 1 हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर x और y z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, सेकंड बाद में करते हैं, पहले 3 देख लो। x y z इसका जो ऑर्डर दे रखा है आपको 3 into 1 दे रखा है, 3 रो है, कॉलम एक ही है, यहाँ भी 3 रो, कॉलम एक है, तो दोनों अगर इक्वल है तो ये 9 के इक्वल, 9 के इक्वल क्या है, 9 के इक्वल है x y z, ये 9 के इक्वल हो गया। और एक्स जेड की वैल्यू कितनी है 5, और वाई जेड की वैल्यू कितनी है 7। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अगर एक्स जेड की वैल्यू 5 है तो इस एक्स जेड को इसमें पुट कर दो। जब आप इसमें पुट करोगे तो एक्स जेड की वैल्यू कितनी हो चुकी है 5, और साथ में वाई लिखा हुआ है, ये इक्वल आ गया 9 के। तो यहाँ से वाई की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 9 में से माइनस कर दोगे 5, 4 हो चुकी है, y की वैल्यू 4 हो गई। इसके बाद y z की वैल्यू 7 है। अगर इस y z की वैल्यू को आप इसी इक्वेशन में पुट करोगे, इस वाली इक्वेशन के अंदर, अगर हमने y z इसमें पुट करा तो 7 था, हमने 7 पुट कर दिया, तो बचेगा क्या हमारे पास x, यानी कि x + 7 ये 9 हो गया। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो
2 हो गई। x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की भी आ चुकी है, z कहाँ से निकालोगे इसी में, इसमें अब x की वैल्यू को 2 पुट कर दो और y की वैल्यू को 4 पुट कर दो। 2 + 4 और साथ में z किसके इक्वल है, 9 के, यानी कि z आपका इक्वल हो गया 4 to 6, 6 माइनस करोगे 9 में से तो यहाँ से हमें मिलेगा 3। तो x की वैल्यू, z की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3 और y की वैल्यू हमारे पास 4 थी और z, अच्छा x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू हमारे को कितनी मिल गई, 3 मिल गई। यहाँ पर हो चुका है सोल्व क्वेश्चन ये। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा x + y इक्वल है 6 के, तो x + y 6 के और 5 + z यानी कि 5 + z ये इक्वल किसके है, ये 5 के है। तो यहाँ से तो हम z की वैल्यू निकाल ही सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल, यानी इधर जाके या फिर इधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 5 माइनस होगा तो 0। तो z की वैल्यू तो आ चुकी है 0। अब x और y को और निकालना है और साथ में क्या दे रखा है हमारे को, x y दे रखा है। x y किसके इक्वल होगा, वो 8 के इक्वल होगा, तो x y की वैल्यू 8 हो गई। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, z तो आ चुका है। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन में से x की वैल्यू ले लो। x की वैल्यू क्या होगी, y को आप डिवाइड करो, तो यानी कि 8 डिवाइडेड बाय y, ये x की वैल्यू हो गई। अब इस x की वैल्यू को आप पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, इसको मैं बोल देता हूँ ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो यानी कि आपको पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। जब आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो x की जगह पर हमने 8 डिवाइडेड बाय y + y = 6, यानी इक्वेशन ये हो जाएगी। अब एलसीएम लो, तो 8 + y² डिवाइडेड बाय y = 6, तो यहाँ से 8 + y² ये इक्वल हो जाएगी 6y के। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक इतना होने के बाद तो y² 6y इधर आके माइनस का हो जाएगा और प्लस का 8, ये इक्वल हो गया 0 के। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसके फैक्टर आप निकालोगे, 8 को डिवाइड करना है, जो 6 आ जाए, -4y और -2y। इन दोनों में कॉमन हमारे को y मिल रहा है, तो y -4 -2 कॉमन है, तो y -4, तो y -2 y -4 = 0। तो बेटा यहाँ से y की हमारे पास 2 वैल्यू आई हैं, यानी 2 का अगर प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। जब आप y -2 को 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से y की वैल्यू 2 मिलेगी, और जब आप y -4 को इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ से y की वैल्यू आपको 4 मिलेगी। y की वैल्यू 2 आ रही है, तो यानी कि अगर y की वैल्यू 2 है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू भी 2 आएंगी, यानी इसका अलग आएगी और इसके कोरस्पॉन्डिंग अलग आएगी। तो हम बात करते हैं 4y = 2 के लिए। जब y की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू को 2 इसमें पुट कर दो, या फिर जिसमें आप चाहो तो इसमें कर लो या चाहो तो इसमें कर लो। तो x + y की वैल्यू 2 है, तो हमने y की जगह 2 पुट कर दिया और 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। x 4 है कब, जब y हमारे पास 2 था। और z तो 0 है। एक केस तो ये हो गया। अब बात करते हैं 4y = 2 तो हो गया, अब 4 के लिए बात करते हैं। अगर 4 है तो x + 4 = 6, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। अगर x 2 है तो कब है, जब y 4 है, और z तो दोनों केस के अंदर 0 ही है। x y z की वैल्यू या तो ये होंगी तीनों एक साथ या फिर ये तीनों एक साथ होंगी। तो ये थर्ड पार्ट का, इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको ABCD यानी कि इन चारों वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी और 2 मैट्रिक्स आपको इक्वल दे रखी हैं। तो जैसा क्वेश्चन हमने अभी 6 करा था वैसे ही क्वेश्चन ये होगा। इसमें a - b आपका इक्वल हो गया -1 के, यानी कि एक इक्वेशन आपको मिली a - b = -1, और 2a + c इसकी वैल्यू हो गई 5, यानी कि ये 5 के इक्वल हो गया। 3c + d इसकी वैल्यू हो गई 13, और यहाँ से 2a - b इसकी वैल्यू हो गई 0, यानी कि ये आपका -1 के इक्वल हुआ और ये वाली वैल्यू आपकी 5 के इक्वल होगी, और 2a - b आपका 0 के इक्वल और 3c + d आपका 13 के इक्वल हो गया।
अब इतना होने के बाद आपको ए बी सी डी सबकी वैल्यू निकालनी है। तो आप पहले इनमें वो इक्वेशंस देखो जिन इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल सेम दे रखे हैं। तो देखो इसके अंदर ए है, यहाँ बी है और इसमें भी ए बी दे रखा है। तो यानी कि आप इन दोनों को सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो। जब ए और बी की वैल्यू निकल जाएंगी तो आप इसमें पुट करके सी और डी की वैल्यू भी निकाल लोगे। तो पहले हम इनको सोल्व करते हैं। जब आप इनको सोल्व करोगे तो आप क्या करो, a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा। ये तो कैंसिल हुआ। इन दोनों को माइनस करोगे यानी 2a में से a माइनस करोगे तो -a, इसके बाद -1 -0, तो यहाँ से -1 मिलेगा। तो यहाँ कह सकते हो a की वैल्यू हमारे को मिल चुकी है 1। अगर a 1 आ गया तो इस 1 को किसी भी इक्वेशन में पुट करो, b की वैल्यू मिल जाएगी हमारे को। तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1, इस वाली इक्वेशन पुट कर रहा हूँ मैं। तो माइनस बी इधर आके -1 -1, तो b की जो वैल्यू होगी वो 2, क्योंकि -1 माइनस बी आपका -2 के इक्वल होगा। तो b की वैल्यू 2 आ चुकी है, a और b आ चुका है। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, 2a प्लस सी ये 5 के इक्वल है। अगर 2a प्लस सी 5 के इक्वल है तो a की वैल्यू तो हमारे पास है 1, तो a की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसकी जगह 1 पुट कर देते हैं। तो 2 × 1 प्लस सी ये 5 के इक्वल हो गया। तो 2 प्लस सी ये 5 हो गया। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस करोगे यानी 5 में से 2 माइनस करा तो 3, c भी आ चुका है। अब क्या बचा, d, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर अगर c की वैल्यू जो हमारे पास आई है उसे पुट करेंगे तो d मिल जाएगा। तो इक्वेशन है 3c प्लस d इक्वल टू 30। c की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 × 3 पुट करो, d 30, तो यानी कि 9 प्लस d इक्वल टू 13। तो d आपका इक्वल होगा 13 माइनस 9। अब 13 में से 9 गया तो d इक्वल टू 4। अब आपके पास a की वैल्यू भी आ चुकी है, b की वैल्यू भी आ चुकी है, c की भी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू भी आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ बेटा। फिर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है कि हमारे को एक मैट्रिक्स दे रखी है A, आपको बताना है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी। तो एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाती है, जब उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होते हैं। तो आप देखो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल किस में दिख रहे हैं, सी पार्ट में। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो गया सी पार्ट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया है कि आपको ये बताना है कि x और y की किन वैल्यूज के लिए ये जो दो मैट्रिक्स दे रखे हैं आपस में इक्वल होंगी। ये इक्वल दे नहीं रखी है, आपको बताना है कि किन वैल्यूज के लिए x y की ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो आप क्या करो, आप पहले ही लेट कर लो। अगर इक्वल नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं कि ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर इक्वल होंगी तो हमने लेट कर लिया, लेट करा हमने क्या कि आपस में इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल होंगी तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होंगी बेटा वो आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि 3x + 7 वो इक्वल होगा 0 के। एक केस ये आ गया। और हमारे पास आया y - 2, ये इक्वल होगा 5 के। y + 1 ये इक्वल हो गया 8 के। और ये वैल्यू जो होगी वो 4 के इक्वल होगी, यानी कि 2 - 3x विल बी इक्वल टू 4। अब इतना होने के बाद यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की जो वैल्यू होगी 7 आपका पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो -7/3। यहाँ से देखोगे तो y की वैल्यू में निकालनी है, -2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो 5 + 2 7। यहाँ पर y है 8 में से माइनस करा आपने क्या 1, तो कितना आ जाएगा 7। तो यानी कि y की वैल्यू तो हमें मिल गई बच्चों। y कितना आ गया 7। अब -3x को यहीं रहने दो, 2 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 4 रखा था -2 और आ गया, तो 4 में से 2 गया तो 2। अब -3x आपका इक्वल हो गया 2 के। तो यहाँ से हम x की जो वैल्यू निकालेंगे -2 और डिवाइड में आ गया -2/3। यहाँ पर देखो आप बेटा x की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, y तो हमारे पास आ चुका है 7, तो y की वैल्यू तो हम बता दी हमने 7 हो गई है। x की लेकिन 2 वैल्यू आ रही है। x की अगर 2 वैल्यू आ रही है तो यानी कोई हमारे पास एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए थी, जिन यूनिक x और y की वैल्यूज पर ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो पाए, इक्वल हो पाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x की कोई यूनिक वैल्यू नहीं आ पा रही, 2 वैल्यू आ रही है। तो आप क्या करो, आप चेक कर लो।
हम चेक करते हैं पहले इसके लिए। अगर हम x की वैल्यू -7/3 रखते हैं, y तो 7 है ही, और हमने x को मान लिया -7/3, तो x अगर -7/3 है तो इसको पुट करो इस मैट्रिक्स के अंदर। जब आप इसमें पुट करोगे तो 3 इंटू में हमारे पास है x की वैल्यू कितनी है -7/3 प्लस 7, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो -7 प्लस 7 कितना आ गया 0, और राइट साइड में क्या दे रखा है 0, ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब इसी x की वैल्यू पर ये भी तो सेटिस्फाई होना जरूरी है, क्योंकि जब ये सेटिस्फाई होगा तो हम क्या बोलेंगे, यानी कि इस वैल्यू पर हमारी जो मैट्रिक्स है वो इक्वल हो गई है। तो अब देखते हैं इसके अंदर पुट करके 2 - 3x, x की वैल्यू क्या -7/3, इसको सोल्व करते हैं हम। 3 से 3 कैंसिल हो गया 2, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 7, तो यहां से कितना आ गया 9 आ गया। अब इतना होने के बाद आप देखो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आई है 9, लेकिन राइट साइड में कितना दे रखा है हमारे को, राइट साइड में 4 दे रखा है, यानी कि इस पॉइंट पर हमारे पास जो वैल्यू थी वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। वहीं अगर हम इस x की वैल्यू का यूज करें, x -2/3 का, तो आप देखो इस वैल्यू पर ये तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। इसका मतलब क्या है, हम कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं बता पा रहे जिस पर ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रही हो, इक्वल हो रही हो, तो यानी कि हम इसका सॉल्यूशन सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या बोला है, आपको बताना है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। आपको बतानी कितनी टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकती हैं 3 इंटू 3 ऑर्डर की। कब, जब उसके हर एक एलिमेंट या तो वो 0 हो या 1 हो, और किस ऑर्डर की होनी चाहिए वो 3 इंटू 3 ऑर्डर की। अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास सिर्फ 2 एलिमेंट है, यानी कि आप या तो 0 पुट करोगे या 1 पुट करोगे किसी भी पोजीशन पर, या तो आप 0 कर लो या 1 पुट कर लो, और मैट्रिक्स आपकी 3 इंटू 3 ऑर्डर की होगी, तो आपको इतना तो पता लग गया कि एलिमेंट जो होंगे इसके अंदर वो 9 होंगे, किसके 3 इंटू 3 ऑर्डर के, और एलिमेंट या तो आपको 0 पुट करना है या 1 पुट करना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने सभी जगह पर 0 पुट कर दिया, ये मैट्रिक्स हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपने एक जगह पर 0 पुट करा है और बची हर पोजीशन पर आपने क्या करा 1 पुट कर दिया, ये मैट्रिक्स भी हो सकती है। या फिर क्या हो सकता है, 2 जगह पर 0 हो और एक जगह पर 1 हो, 2 जगह पर 0 बची हर पोजीशन पर 1 हो। क्या हो सकता है, और क्या पता 3 जगह पर 0 हो और बची हर पोजीशन पर 1 हो। चलते रहेंगे ऐसे आगे, और भी केसेस निकलेंगे। इस केसेस में आपको दे रखा है कि एक जगह पर 0 है और हर जगह पर 1 लिखा हुआ है। इसके अंदर फर्दर केसेस और क्या हो सकते हैं, क्या पता 1 यहां पर हो, यहां 0 हो और हर जगह 1 हो। और क्या हो सकता है, क्या पता यहाँ 1 और जो 0 दे रखा है वो इस पोजीशन पर हो और बची हर पोजीशन 1 हो। तो ऐसा आप कितनी मैट्रिक्स निकालोगे, अब तो पागल हो जाओगे निकालते निकालते। तो करना क्या है, इसके अंदर आपको सारी मैट्रिक्स निकाल कर नहीं देखनी है, आप सिर्फ इसमें क्या देखो, अगर आपको 7 चैप्टर याद हो क्लास 11 का जिसका नाम था परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसके अंदर हमने देखा क्या था, हमने टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने सीखे थे। अब आप ये देखो, अगर आपके पास 9 पोजीशन है और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हर पोजीशन के लिए। अब अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं किसके लिए, A11 के लिए, यानी ये है क्या A11, तो इस पर मैं देखता हूं कि इस पर नंबर ऑफ वेज 2 हमारे पास हैं, कि इस पोजीशन पर मैं या तो 0 पुट कर सकता हूं या 1 पुट कर सकता हूं। ये जो पोजीशन है ये है 1 2। अब इस पोजीशन पर भी मैं या तो 0 पुट कर सकता हूं या 1 पुट कर सकता हूं। वही बात मैं अगर इस पोजीशन की करूंगा तो यहाँ भी मैं 0 पुट कर सकता हूँ या 1 पुट कर सकता हूँ। क्या समझ में आया कि हर एक पोजीशन के पास हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं, 2, यानी कि हर एक पोजीशन पर अगर 2 नंबर ऑफ वेज हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज बोल लो या फिर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकाल लेते हैं, मैट्रिक्स लिख देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी होंगी 2, इस पोजीशन के लिए, इस पोजीशन के लिए 2 आएगा, फिर इस पोजीशन के लिए 2 आएगा, फिर इस पोजीशन के लिए 2 आएगा। कितनी बार आएगा, 9 टाइम्स आएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल जो एलिमेंट है कितने हैं 9, तो 9 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 होती है बेटा 512। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो आंसर है वो बी पार्ट है।
आप या तो इस तरीके से निकाल लो, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देता हूँ जिससे आप फाइंड कर सकते हो इसको। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स यानी कि द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, ये हमारी इक्वल होती है किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसकी पावर ऑर्डर यानी कि m इंटू एन जो है। तो आप देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हमारे पास, एलिमेंट हमारे पास या तो 0 है या 1 है, यानी कि हमारे पास एलिमेंट सिर्फ 2 ही है, एलिमेंट 2 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो गया। ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 इंटू 3, तो यानी कि 2 की पावर बच्चों 9 कितना हो गया 512, तो इसका आंसर कितना हो गया डी। आप चाहो तो डायरेक्ट इससे निकाल लो या फिर इससे निकाल सकते हो। ये अगर आएगा क्वेश्चन तो आपका 1 मार्क में आपका क्वेश्चन आ सकता है ये, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। इस एक्सरसाइज में आने लायक जो क्वेश्चन है वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 है, और ऐसा क्वेश्चन है जो हमने करा है इस एक्सरसाइज के अंदर कोई भी एग्जाम में आने वाला नहीं है, वो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताने के लिए मैट्रिक्स में होता क्या है। तो यहाँ बेटा आपकी जो एक्सरसाइज थी 3.1 वो खत्म होती है। अगर आपको सारे जो मैंने पढ़ाया है वो समझ आया है तो मेरा इस वीडियो को लाइक करें, हमारा जो चैनल है गौतम गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस उसको सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़रूरी बेटा हमारी ये जो वीडियो है आपकी अगर आपको इसमें समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे कि आप तो इसका बेनिफिट ले रहे हो, आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। ठीक है बेटा, थैंक यू। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.